दोस्तों, क्या आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के बाद समझ में नहीं आती है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कि एनसीईआरटी की बुक को कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें किताब को कि वो बहुत ही आसानी से समझ में आने लगे। तो इस किताब को पढ़ने का तरीका समझते हैं। तो देखिए, जैसे स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। इस चैप्टर के अंदर आप सबसे पहले देखिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ होता है। इस बुक के अंदर आप देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो एक तरफ यहाँ पे कोने पे उद्देश्य लिखा हुआ होगा आपके सामने, एक तरफ यहाँ चैप्टर का नाम लिखा होगा, और एक हर एक चैप्टर के पहले ये एक हेडलाइन लिखी होगी। तो देखिए, अगर आप चाहें तो इस सभी को पढ़ सकते हैं। ये पूरा क्या क्या उद्देश्य है, ये वो चीज है जो पूरे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझना है उसके बारे में बात करेंगे। ये केवल उन्हीं को समझ में आएगी जिसने एक बार वो चैप्टर पढ़ रखा होगा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसने केवल अगर जैसे 12th की किताब है और उसने 11th क्लास तक केवल पढ़ा है, तो उसको क्या करना है? तो सबसे पहले इस लाइन को समझना है कि क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी का सबसे पहला फोकस इस यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो फोकस इस बात पे होता है कि ये जो चैप्टर है वो क्यों पढ़ा जाए। ये जो चैप्टर है वो क्यों पढ़ा जाए, इस क्यों का आंसर देने के लिए इस किताब में बहुत कुछ इसकी भूमिका बना रखी है। तो भूमिका किस प्रकार है, देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले उसने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। क्या कह रहा है वो कि जो हमारे पास में विद्युत ऊर्जा आ रही है, वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग करके भी प्राप्त की जा सकती है। फिर उसने कहा है इसका उल्टा विलोमतः विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके उन रासायनिक अभिक्रियाओं को भी किया जा सकता है जो स्वतः प्रवर्तित नहीं होती, यानी कि जो अपने आप अग्रसरित नहीं होती हैं। तो सबसे पहली लाइन उसने ये समझाने का प्रयास किया कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ें। तो इसका टारगेट स्टार्टिंग में उसने स्टार्ट किया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से भी हम विद्युत ऊर्जा को बना सकते हैं। अब क्यों बनाए हम रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा, क्या इसके फायदे हैं, तो उसने आगे की लाइनों में ये लिखा हुआ है। तो देखिए क्या कहा उसने आगे कि वैद्युत रसायन स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्मित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन एवं विद्युत ऊर्जा के स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों के उपयोग का अध्ययन है। मतलब ये बड़ी कठिन सी लाइन, इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। वैद्युत रसायन क्या है? स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं, जो रिएक्शन अपने आप चलती हैं, जो रिएक्शन अपने आप चलती हैं उसमें जो ऊर्जा निकलती है उससे विद्युत उत्पादन और विद्युत ऊर्जा के लिए और स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तन का अध्ययन। यानी कि जो स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा निकलती है उससे, और जो उसका उपयोग करके जो स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रियाएं हैं उनको करने के काम आती है। क्या नहीं समझ में आया आपके? समझिए ध्यान से क्या कह रहा है वो कि जो अपने आप रिएक्शन होती है उनमें जो ऊर्जा निकलती है उन ऊर्जाओं का प्रयोग करके हम उन रिएक्शंस को कराएंगे जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती है। अब इससे क्या है और आगे क्या लिखा है कि यह विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक, यानी प्रैक्टिकली और सिद्धांतों के आधार पर दोनों ही तरीके से उपयोगी है। दोनों ही विचारों से क्या है, ये उपयोगी है। आगे उसने लिखा है कि बहुत सारी धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं अन्य बहुत सारे रसायन वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो केमिकल हैं, कौन कौन से केमिकल, जैसे धातुएं, बहुत सारी धातुएं अगर बनानी है आपको, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, क्लोरीन गैस बनानी है, फ्लोरीन गैस बनानी है, तो ये सभी हम वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बना सकते हैं। फिर उसने आगे क्या कहा है, बैटरियों एवं ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं एवं विभिन्न उपकरणों एवं युक्तियों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें, क्यों हमें रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में उत्पादन की आवश्यकता है, तो उसने लिखा है जो बैटरियां हैं और जो ईंधन सेल हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और ये जो वैद्युत ऊर्जा है वो किस किस काम में आती है, बहुत सारे उपकरणों और युक्तियों को चलाने में काम आती है। तो इस प्रकार से आगे उसने कहा है कि वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊर्जा की एफिशिएंटी है तथा अल्प प्रदूषक होते हैं। यानी कि ऊर्जा के लिए तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा तो देते ही देते हैं, साथ में ये अल्प प्रदूषक भी होते हैं। देखिए दुनिया का सबसे ज्यादा अभी जो सीरियस टॉपिक चल रहा है आजकल, वो सीरियस टॉपिक क्या है? पॉल्यूशन। तो ये विश्वव्यापी समस्या है। हम जो वाहन चला रहे हैं उन वाहनों से क्या होते हैं, प्रदूषण बहुत हो रहे हैं। तो हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस प्रदूषण को कम किया जाए और ये वाहन ऐसे ही चलते रहें? तो उसने कहा है कि जी हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने से ऐसी ऐसी चीजें हम समझ सकते हैं
जिससे कि प्रदूषण हम कम करें और आसानी से चीजों को यूज कर सकें। तो ये कह रहा है कि ऊर्जा प्रगुण है, ऊर्जा के रूप से बहुत ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है और साथ में अल्प प्रदूषक है, प्रदूषण नहीं होता है। यानी कि ये चैप्टर प्रदूषण की दृष्टि से, इंडस्ट्रियल की दृष्टि से बहुत उपयोगी होने वाला है। तो ये चैप्टर क्यों पढ़ें, तो क्यों पढ़ने के आंसर आपको इस पहले लाइन में मिल रहे होंगे। तो क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को, तो हमने बताया कि यहाँ से हम रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा बनाएंगे और वो विद्युत ऊर्जा बहुत सारे उपकरणों में प्रयोग होने वाली है। और वो जो विधियां हैं इस चैप्टर के अंदर, जो वैद्युत रासायनिक उपकरण हैं, वो सभी विधियां ऊर्जा के प्रगुण है, मतलब ऊर्जा ज्यादा मात्रा में देगी और अल्प प्रदूषक है और प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करेंगी, कम करेगी प्रदूषण। तो इसका मतलब ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, इसको समझना। आगे और हम क्या समझ सकते हैं इसमें, आगे हम क्या समझें इसमें, और देखिए जरा ध्यान से आगे उसने क्या लिखा है। आगे वो लिख रहा है कि विभिन्न उपकरणों उपयोग करने के बाद अल्प प्रदूषक होते हैं। इसके बाद उसने लिखा कि वैद्युत रसायन का जो अध्ययन है वो कई नई तकनीकों के आविष्कार जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो वैद्युत रसायन है वो नई खोजों में उपयोगी हैं और किस प्रकार उपयोगी हैं कि वो पर्यावरण सुरक्षित रहे उसके लिए भी उपयोगी है। संवेदी संकेतों का कोशिका से मस्तिष्क में, जो हमारे संवेदी जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारे जो शरीर से जो मस्तिष्क तक कोशिका के मस्तिष्क जो संकेत जो जाते हैं, वो संकेत या इसके विपरीत दिशा में संचरण कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार वैद्युत रासायनिक ही है। यानी कि हम जो फील करते हैं उसका जो सूचना है वो कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं उल्टा इसका करना, ये सभी का मूल आधार क्या है, वैद्युत रसायन ही है। अतः वैद्युत रसायन एक अति विस्तृत एवं अंतर विषयी विषय है, मतलब ये एक बहुत बड़ा और इंटरनल चैप्टर है। तो इस एकक में हम केवल इसके कुछ प्रारंभिक महत्वपूर्ण प्रारंभिक पहलुओं पर ही विचार करेंगे। यानी कि ये पूरा पैराग्राफ जो अभी हमने स्टार्टिंग में लिया है, ये जो पहला एनसीईआरटी में दे रखा है, इस सभी के पीछे कारण है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता क्या है। देखिए दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक तो स्टूडेंट वो होगा जो ये सोचेगा कि हमें केवल इससे अंक प्राप्त करने हैं, ज्यादा नंबर लाने हैं, तो जब ज्यादा नंबर लाने के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहा है। एक दूसरा स्टूडेंट जो नंबर नहीं लाने हैं, नंबर आए वो अलग बात है, लेकिन उसके साथ एक नॉलेज, और एक ऐसी नॉलेज जो हम जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयोग करें उस नॉलेज का, उस ज्ञान का, तो उस ज्ञान को लेने के लिए इस चैप्टर की कितनी बहुत बड़ी भूमिका है, वो सभी का आंसर इस चैप्टर के पहली ही स्टार्टिंग में पैराग्राफ में दे रखा है। तो पहला पैराग्राफ कभी भी किसी भी चैप्टर का एनसीईआरटी के अंदर खोलेंगे तो सबसे पहला पैराग्राफ आपको क्यों का जवाब देता है कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ा जाए। तो क्यों पढ़ा जाए इस चैप्टर को, तो हमने बताया कि जो वैद्युत रसायन है वो ऊर्जा के दृष्टिकोण से तो बहुत व्यापक, मतलब ऊर्जा ज्यादा पैदा करती है इस विधि, ये विधि जो है, और प्रदूषण की मात्रा इससे बहुत कम होती है। यानी कि ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और हमारे दैनिक जीवन में आसानी पैदा करने के लिए भी जरूरत है। और बहुत सारी धातुएं, NaOH, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह की सारी गैसें इस चैप्टर के जो वैद्युत रासायनिक विधि है उनके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसने आगे इस चैप्टर में और क्या है, तो देखिए जरा क्या पढ़ना है इसके बाद इस चैप्टर के अंदर। तो इसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत रासायनिक सेल। इसमें क्या पढ़ना है, हमें वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ना है। लेकिन दोस्तों अगर वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में अगर आपको समझना है तो ये इस तरीके से इस चैप्टर में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में लिखा है कक्षा 11 के एकक 8 में हम डेनियल सेल की संरचना और कार्यविधि के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब भी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इस तरीके से यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, कुछ बातें समझेंगे पहले, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या अभी इसमें हमें समझना है। तो देखिए जरा क्या समझना है इसमें हमें। तो देखिए क्या समझना है हमें इसमें। तो कहाँ से स्टार्ट करें कि ये समझ में आए, तो इसके लिए आपको हम बताते हैं कि ये चैप्टर कहाँ से आपको समझ में आएगा। तो देखिए जरा यहाँ से आपको ये चैप्टर समझ में आने लगेगा। देखिए जरा 3.4, तो आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग में केवल ये पढ़ना है कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ें।
स्टार्टिंग कहाँ से है? वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहाँ से स्टार्ट करना है? ये वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व।